चलिए हम आज आपको हिंदी में समास पढ़ाने जा रहे हैं। और हिंदी में बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। किसी एग्जाम में बैठते हैं तो 2 क्वेश्चन तो समास से आते ही आते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन समास एक साथ 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ज़्यादातर समास पूछा जाता है कि इनमें कौन सा समास है, और कई बार ऐसा होता है कि समास का विग्रह कराया जाता है। तो विग्रह आसान होता है, सबको पता होता है कि राजकन्या लिखा है तो राजा की कन्या है। लेकिन समस्या यहाँ पे आती है कि समास कौन सा है, किसी भी शब्द में समास कौन सा है, समास को ज्ञात करना ही मेन होता है। तो हम आपको इसको क्लियर करते हैं कि समास कुल कितने प्रकार के होते हैं और समास को कैसे पहचान करें। तो समास की पहचान देखिएगा, पहले समास के बारे में समझिएगा कि समास किसे कहते हैं। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप रखना। कई बार यही पूछ दिया गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ होता है समीप रखना। समास को अलग अलग करना होता है समास विग्रह। तो यहाँ पे समास की जो परिभाषा है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 शब्दों को अगर हम पास पास रख देते हैं उन्हें समास कहते हैं। जैसे कि राजा की कन्या, इतना बड़ा शब्द ना कह के राजकन्या कह दिया तो वहां पे समास हो गया। समास का मतलब होता है संक्षेप करना। समास को दूसरे प्रकार से अगर हम इसका भावार्थ निकालते हैं तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, शाब्दिक अर्थ होता है समीप रखना। अब देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कुल समास होते हैं वो कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ समास जो है वो कुल मिला के समास 6 प्रकार के। अब देखते हैं कि समास 6 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव की। अव्ययी भाव समास। दूसरा समास तत्पुरुष समास। तीसरा समास कर्म धारय समास। चौथा समास द्विगु। पांचवा समास द्वंद्व समास। और छठा समास बहुव्रीहि समास। तो कुल मिला के जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इनको क्रम से लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको पहचान बताते हैं अव्ययी भाव की। तो सबसे पहले डालते हैं अव्ययी भाव। आप इनको कॉपी और पेन लेके बैठे, साथ में नोट भी करते चले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी समास के बारे में डिटेल समझाते समय आप समझते भी चलेगा, उनको नोट भी करते चलेगा। एक बार आप नोट कर लेते हैं तो आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। ये 5 नंबर का आता है समास किसी भी एग्जाम में, तो आपके ये बिल्कुल 5 नंबर बिल्कुल क्लियर रहते हैं। तो समास में अव्ययी भाव की बात करते हैं तो अव्ययी भाव के कुछ शब्द क्लियर होते हैं कि इनके द्वारा ही बनता है। प्रथम शब्द इसमें अव्यय लगा होता है, इसलिए अव्ययी भाव समास होता है। अब स्टूडेंट को यह दिक्कत रहती है कि अव्यय किसे कहते हैं, तो वो सारा छोड़ दीजिएगा, केवल ये समझिएगा कि जिस शब्द के आगे यथा, अनु, प्रति, भर और आ लगा हो तो वहां पर हम उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा के द्वारा कौन कौन सा बन सकता है, यथाशक्ति, यथा गुण, यथा भाव, यथा विधि, यथा रूप, यथाशक्ति। तो ये क्या है कि ये यथा के द्वारा बनने वाले, वैसे अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, प्रति के द्वारा प्रतिदिन, प्रत्येक, और तो ये प्रति के द्वारा इसी तरह से भरपेट, रात भर, दिन भर, ये भर के द्वारा बन जाते हैं। आजीवन, आमरण, तो आजन्म, इस तरह से आ के द्वारा बन जाते हैं। तो ये सारी पहचान है अव्ययी भाव की। आप समझ सकते हैं यथा के द्वारा, यथा जब भी आगे लगा हो, अनुप्रति, भर या आ में से कोई भी जब भी आगे लगा होता हो तो उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब दूसरे समास की बात करते हैं, जो हमारा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास एग्जाम्पल यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम्पल बोलते हुए चल रहे हैं, साथ साथ आप लिखते रहना इसको और समझ जाओ डायरेक्ट तो ज्यादा बेटर है। ना समझ में आए तो आप कॉपी पर नोट कर लेना जो हम एग्जाम्पल बोले। अब यहाँ पे देखते हैं तत्पुरुष समास की बात करते हैं कि तत्पुरुष क्या होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है।
कारक चिन्ह का लोप हो जाता है जो तत्पुरुष समास होता है। अब स्टूडेंट को ये दिक्कत रहती है कि बहुत से स्टूडेंट यही नहीं समझते कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं। जब कारक चिन्हों का पहचान नहीं कर सकते तो हम तत्पुरुष की पहचान कैसे करेंगे। तो कारक चिन्हों को समझ लीजिएगा। अब ये कारक चिन्ह आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना है का, की, के, में, से, पर और के लिए, ये कारक चिन्ह है। इनका लोप हो जाता है जब कोई समास दो शब्द मिला के बनाते हैं तो इनका लोप हो जाता है। जब इसको खोलते हैं तो यही अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जब समास का विग्रह करते हैं तो ये शब्द जब निकल के आते हैं तो वहां पे हम हमेशा तत्पुरुष समास लगाएंगे किसी के लिए। जैसे आप कह सकते हैं रसोई घर। रसोई घर का मतलब होता है रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर यहां पे निकल के आता है के लिए। इसी तरह से अगर हमने कहा राजपुत्र, निकल के आता है राजा का पुत्र, तो यहाँ का निकल के आया, इसमें के लिए निकल के आया। प्रत्येक जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निकल के आता है जिससे पहचान होती है कि तत्पुरुष समास है। इनमें से का, की, के, में, से, पर के लिए से अगर कुछ भी निकल आए तो वहां पे हम ये कर सकते हैं। जैसे राजकन्या है, राजा की कन्या, तो इस तरह से दही बड़ा है तो दही में बड़ा। तो ये सारा क्या है, ये तत्पुरुष समास है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास की, कि कर्मधारय की हम पहचान कैसे करेंगे। कर्मधारय क्या होता है कि जो कर्मधारय समास है इसमें पहला शब्द जो होता है वह विशेषण के रूप में होता है और बाद वाला जो द्वितीय शब्द होता है वह विशेष होता है। कर्मधारय, कर्मधारय को देखते हैं। कर्मधारय में विशेषण और विशेष की, विशेषण और विशेष दोनों लगे होते हैं, मतलब विशेषता लगी होती है। किसी शब्द की विशेषता लगा होना मतलब विशेषण और विशेष दोनों होना, वहां पर कर्मधारय। विशेषता लगी होना, अब विशेषता किसमें है, जैसे कि हमने कहा कि कमल नयन, तो यहाँ नयन की विशेषता लगी है कि कमल नयन। इसी तरह से अगर हमने कहा मीनाक्षी, अच्छी माने आंख होता है, मीन माने मछली होता है, तो मछली के समान आंखें, तो मीनाक्षी। इस तरह से जब विशेषता लगी हो, जैसे हमने कहा महात्मा, तो क्या है कि महान, इसमें विशेषता लगी आत्मा के साथ। अगर हमने कहा परमेश्वर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ईश्वर में विशेषता लगी हुई है। परम, अगर कहते हैं का पुरुष, तो पुरुष के साथ विशेषता का लगी है, मतलब कायर पुरुष। इसी तरह से सुग्रीव, तो सु विशेषता लगी है ग्रीवा के साथ। तो इसी तरह से अगर हम कहें नील कमल, तो कमल की विशेषता लगी है, ये नीला है। और जब जब विशेषता लगा हुआ कोई समास मिलता है तो उसको कहते हैं कर्मधारय, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वो कर्मधारय होता है। अभी तक आपने 3 क्लियर किए। अब व्ययी भाव समास, यथा, अनु, प्रति, भर और आ, जिसके द्वारा व्ययी भाव समास बना। तत्पुरुष समास, का, की, के, में, से, पर और के लिए तत्पुरुष समास बना। कर्मधारय में विशेषण और विशेष का संबंध होता है, इसमें शब्द के आगे विशेषता लगी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ कमल, यहाँ पे मीन, यहाँ पे महा, यहाँ पे परम, यहाँ पे का, इसमें सु और इसमें नील, ये सारी विशेषताएं लगी हुई हैं। तो विशेषताएं लगी हुई है तो कर्मधारय। उसके बाद बात करते हैं द्विगु समास की। जो चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास आप इससे समझ सकते हैं द्वे, द्वे माने गिनती, गिनती है 1 2 3 4, तो द्वे लगा, मतलब ये गिनती वाला है। जब भी आपको समास में गिनती लगी हो, लगी मिल जाए, मतलब संख्या लिखी हो, संख्यावाची कहते हैं, इसके आगे संख्या जरूर लगी होगी, और अगर संख्या कहीं पे लगी हो तो उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग किया गया। द्विगु समास मतलब संख्यावाची समास, अगर कहीं पर संख्या लगी है तो वहां पर द्विगु समास होगा। अब इसको देखते हैं संख्यावाची समास क्या है। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब 4 रास्ते, तो रास्तों के साथ यहाँ पे जो गिनती लगी हुई है वो 4 लगी हुई है। तो कहीं पर भी अगर काउंटिंग के रूप में आता है, कोई संख्या लगी होती है, तो वहां पर हम द्विगु समास कह सकते हैं, कहीं पर भी। तो इस तरह से और भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कहा गया नव दुर्गा, तो दुर्गा की विशेषता लगी हुई है यहाँ पे नव, मतलब दुर्गा के साथ क्या लगा नव, नव माने 9, 9 यहाँ गिनती के रूप में आया। इसी तरह से
त्रिदेव कह सकते हैं। त्रि माने तीन, देव माने देवता, तीन देवताओं से मिलकर बना है, तो ये देव है। तो जहां जहां पर भी इसी तरह से चार पाई चार लगा हुआ है, इसमें चौ लगा हुआ है। तो अगर कहीं पर भी आपको इस टाइप से मिल जाता है, इसी तरह से अगर चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी शब्द भी आते हैं, तो भी इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द है वो द्विग समास का है। तो इस तरह से द्विग क्लियर हो जाता है कि द्विग में क्या होता है, संख्यावाची होता है। उसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास की, जो कि हमारा 5वां समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दो पद होते हैं, वो प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर के होते हैं, वहां पे द्वंद्व बनता है। इसकी पहचान दो होती है, एक तो योजक चिन्ह का लगा होगा, साथ में और का प्रयोग होना। या तो योजक चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह ना लगा होगा तो और तो जरूरी आएगा, और तो आता ही आता है, और 100% पहचान है, योजक चिन्ह 90% पहचान है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया रात दिन, तो रियल में क्या है कि रात और दिन, एक तो ये और से पहचान है, दूसरी इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसी टाइप से माता पिता, माता और पिता, तो माता पिता है, यहाँ पे पहचान लगी होती है कि यहाँ पे जो है वो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमेशा योजक चिन्ह नहीं लगा होता है, इसको भी समझ लेना है। कई बार ऐसा होता है योजक चिन्ह अगर नहीं भी लगा है तब भी वहां पर द्वंद्व होता है। क्यों होता है, उसका कारण ये होता है कि उसमें और होता है, जैसे देवासुर, मतलब देवता और असुर, देव और असुर, और शब्द यहाँ पे दिखाया नहीं गया और ना यहाँ पे योजक चिन्ह लगा, लेकिन यहाँ पे है। इसी तरह से चराचर कह सकते हैं, चर और अचर, चराचर कह सकते हैं, देवासुर कह सकते हैं, धर्माधर्म कह सकते हैं, धर्म और अधर्म। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया। तो इसको ध्यान रखना है कि देवासुर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, देवासुर मतलब देवता और असुर होता है, और के द्वारा ये क्रिएट होता है कि यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये द्वंद्व समास हो जाता है। सबसे अंतिम समास पे की बात करते हैं, जो आता है बहुब्रीहि समास। अंतिम समास बहुब्रीहि समास, छठा समास। इस तरह से आपके 8 समास क्लियर होते हैं। छठा समास बहुब्रीहि समास, और उसके बाद आपको हम कुछ अपवाद बताएंगे कि जो अपवाद के रूप में होते हैं, देखने से आपको किसी और में लगते हैं, लेकिन रियल में वो किसी और में चले जाते हैं। अंतिम और छठा समास बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास की दो विशेषताएं हैं, दो तरह से हम पहचान सकते हैं। या तो भगवान का नाम लिया हो, अगर किसी समास में भगवान का नाम है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, और भगवान का नाम नहीं है तो कोई पर्यायवाची दिया होगा, तो पर्यायवाची या भगवान का नाम मिलता है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया। कहीं पर भी आप ले सकते हैं, जैसे कि नीलकंठ, शिवजी का नाम ले लिया, मुरलीधर, कृष्ण का नाम ले लिया। इस तरह से किसी भी भगवान का नाम, लंबोदर, गजानन, दशानन, इसी में आ जाता है, तो ये भगवान के नाम हो जाते हैं। साथ में किसी का भी पर्यायवाची, जैसे कि नीरज है, कमल का पर्यायवाची है, वारिद है, ये बादल का पर्यायवाची है, जलधि मान लेते हैं, तो जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। तो कोई भी अगर पर्यायवाची के रूप में अगर आता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास ही होता है। अब कुछ उनकी बात करते हैं जो अपवाद के रूप में। बहुब्रीहि समास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भगवान का नाम होगा और पर्यायवाची होगा। अब उनकी बात करते हैं जहां पर अपवाद है, कुछ ऐसे समास जो कई में रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि शब्द की बात करें, दशानन, तो 10 आनंद से बना, 10 गिनती के रूप में भी है, तो यहाँ पे अब गिनती लगी हुई है तो हम इसको द्विग में कर सकते हैं। साथ में ये रावण का पर्यायवाची भी है, तो बहुब्रीहि में भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले ये बहुब्रीहि का रहेगा, ज्यादातर समास पहले बहुब्रीहि के होते हैं। अगर बहुब्रीहि नहीं है
अगर बॉबरी बाई चांस नहीं दिया है तो हम इसको गिनती के हिसाब से भी कर सकते हैं, तब ये चला जाएगा द्विगु में। इसी तरह से प्रधानमंत्री की बात करें, अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री की विशेषता लगी है। जब प्रधानमंत्री मंत्री की विशेषता लगी हुई है विशेषण विशेष के हिसाब से, तो ये हो जाता है कि यहाँ पे कर्मधारय समास है। साथ में आप देख सकते हैं कि मंत्री में प्रधान है, जब में के द्वारा अगर निकल के आता है तो यहाँ पे तत्पुरुष समास भी क्लियर होता है, तो कर्मधारय भी हो जाता है और तत्पुरुष भी हो जाता है। साथ में यहाँ पे प्रधानमंत्री, अब समझिएगा कर्मधारय भी ऑप्शन नहीं दिया और तत्पुरुष भी ऑप्शन नहीं दिया, तब हम इसको कहाँ ले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आप समझ सकते हैं कि एक विशेष पद की तरफ जब कोई शब्द चिन्हित करता है तो यहाँ पर बॉबरी होता है। बॉबरी की एक ये भी पहचान होती है, ये परिभाषा होती है कि अगर दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, तीसरा पद प्रधान बने, तो यहाँ पर बॉबरी समास होता है। तो आप प्रधानमंत्री में देखते हैं यहाँ पे कि जब कोई भी पद एक विशेष पद की तरफ इंगित करता है, तीसरे पद की तरफ इंगित करता है, तो यहाँ पे बॉबरी समास भी हो जाता है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे देखा कि नव दुर्गा लिखा है और नव युवक लिखा है, दोनों जगह नव लिखा है लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ नव दुर्गा, नव का मतलब 9 है और 9 गिनती के हिसाब से है, इसका मतलब ये द्विगु का रहेगा। यहाँ पे जो नव है ये नया के लिए है और विशेषता है, और जब ये विशेषता है तो यहाँ पे कर्मधारय रहेगा। अब एक और समझते हैं, जब समास ऐसा होता है कि बीच में योजक चिन्ह आता है, जैसे कि धीरे धीरे और रात दिन और दिया हो रातों रात, ये कहाँ जाएंगे। तो रात दिन ये दो अलग अलग शब्द हैं, रात और दिन के द्वारा ये द्वंद्व के होते हैं, और जब वही शब्द दोबारा से दोहराया जाता है, एक ही शब्द को दो बार दोहराते हैं, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पल पल कल कल, रातों रात दिनों दिन, पल पल, इस तरह जब एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाए, बीच में योजक चिन्ह लगाया जाए, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब एक छोटा सा समास और बचा है, उसको भी समझ लेते हैं, जिसको कहते हैं नन समास। इसमें क्या होता है, ये मना करता है। इसमें निगेटिविटी का भाव होता है। ये दो शब्दों से बनता है, एक तो छोटा आ और अन। छोटा आ और अन के द्वारा नन समास बन जाता है। जैसे कि अधर्म मतलब धर्म का ना होना, अधर्म हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, नन समास हो गया। इसी से पढ़ना नहीं तो क्या कहते हैं, अनपढ़। अनपढ़ मतलब अगर कोई चीज निगेटिव भाव लेके आती है, कोई चीज नकारात्मक भाव लेके आती है, तो वहां पर नन समास का प्रयोग होता है, वहां पर नन समास हो जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कुल मिला के ये हमारे सारे समास हो जाते हैं। टोटल समास को हम इस तरह से पहचान सकते हैं। तो अब आपका बिल्कुल क्लियर सा हो गया होगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं, और ये नन समास को भी आपको समझा दिया, तो इस तरह से हम किसी को भी समझ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका हम संधियों का बनाएंगे, ठीक है।